नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम सेकेंड पार्ट ही जो है कंटिन्यू करेंगे, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। अब यहाँ पर जो है हमने जो पिछला जो ऑक्सी श्वसन पढ़ा था, इसमें 3 उसके चरण पढ़े थे। उसमें एटीपी बनता है, NADH2 बनता है, NADH2 बनता है और जो है NADH2 और FADH2 बनता है। ये इनके फुल फॉर्म देखेंगे। एटीपी मतलब क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा समृद्ध यौगिक है ये और कोशिका के अंदर आवश्यकता अनुसार जो है संग्रह करके रखा जाता है और इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती रहती है। NADH2 जो है ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। कभी इसके फुल फॉर्म भी आपको जो है लिखने को आ सकते हैं, तो इनको आप याद करके भी रखिए। FADH2 फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो है कोशिका में बनने वाले जो है कोशिका श्वसन में सहायता करने वाले सह प्रकीर्णव है। ये सह प्रकीर्णव जो कोशिका के अंदर बनते हैं और कोशिका श्वसन में सहायता करते हैं, तो ये इनके फुल फॉर्म हो गए। आज हम पढ़ेंगे एटीपी ऊर्जा का चलन है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा समृद्ध एक अणु है जिसमें जो है फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। इसको हम आकृति में देखते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों देखिए, यहाँ पर एटीपी जो होता है ये एक तरह से जैसे सेल होती है, सेल से ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है, वैसे ही जो है ये एक तरह से सेल का कार्य करती है जो कोशिका में जो है संग्रहित रहते हैं। एटीपी अणु जो है आवश्यकता अनुसार कोशिका में संग्रह करके रखे जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से जो ये एटीपी है एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना ट्राइफॉस्फेट का अणु है। एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना ट्राइफॉस्फेट का अणु है जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, राइबोज यह जो है पेंटोज शर्करा, इसका अणुसूत्र C5H10O5 है। ये C5H10O5 और 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। ये फॉस्फेट के अणु जो है एक दूसरे से ये बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इन बंधों में ही जो है ऊर्जा संग्रहित रहती है। ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार ये एटीपी के फॉस्फेट अणुओं के जो बंध जो होते हैं, जैसे आवश्यकता होगी शरीर को वैसे जो है ये फॉस्फेट अणुओं के बीच जो बंध है इसको तोड़कर जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा का चलन कहते हैं। आया समझ में? प्रश्न पूछा जा सकता है कि एटीपी को ऊर्जा का चलन क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी के जो फॉस्फेट अणुओं के बीच जो बंध होते हैं उनमें ऊर्जा संग्रहित रहती है। आवश्यकता अनुसार ये बंध को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा का चलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये फॉस्फेट बंध टूटे हैं, एक फॉस्फेट बंध टूटा और ये देखिए यहाँ पर एक फॉस्फेट अलग हो गया और ऊर्जा मुक्त हुई, है ना। पहले जो है ये एडेनिन है, ये राइबोज है, ये फॉस्फेट के 3 अणु थे। इसमें जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता हुई ये फॉस्फेट बंध तोड़ा गया और फॉस्फेट बंध तोड़ने पर एक फॉस्फेट अलग हो गया और साथ में ऊर्जा मुक्त हुई, जिसका उपयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है और ये अजैविक फॉस्फेट बन गया। पहले ये जैविक फॉस्फेट था, अब क्या बन गया? ये अजैविक फॉस्फेट बन गया है। और ये जो बंध जो होते हैं ऊर्जा से समृद्ध होते हैं। अब ये क्या बन गया?
एडीपी बन गया। यहाँ पर देखिए एटीपी से क्या बन गया, एडीपी बन गया, मतलब इसकी कुछ ऊर्जा कम हो गई है। और एडीपी मतलब क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। और इस तरह से जो है ऊर्जा जो है, फिर से नए अणु बनेंगे तो फिर से ऊर्जा संग्रहित होगी आवश्यकता अनुसार। इस तरह से जो है एटीपी ऊर्जा का चलन कहलाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। अब मुख्य रूप से जो है ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कभी क्या है, उपवास कर लेते हैं या भूखमरी हो या भूख हड़ताल होती है, ऐसी जो अपवादात्मक परिस्थितियां होती है उसमें क्या होता है, कार्बोज जो है शरीर में इसका संग्रह कम हो जाता है, कार्बोज का संग्रह शरीर में कम हो जाता है। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, अब शरीर में ऊर्जा तो प्राप्त तो होती रहती है, तो ये ऊर्जा प्राप्त कहाँ से की जाती है, स्निग्ध पदार्थों से और प्रथिन पदार्थ जो हमारे शरीर में संग्रहित रहते हैं उनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण स्निग्ध अम्लों में होता है और प्रथिन पदार्थों का रूपांतरण अमीनो अम्लों में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्ल, इनको जो है एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित किया जाता है। स्निग्ध अम्ल और अमीनो अम्ल को एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित किया जाता है और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से शरीर में सबसे पहले कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर कार्बोज पदार्थ शरीर में कम हो जाता है या नहीं है तो जो है उपवास है, हम 2-3 दिन उपवास करते हैं, 9 दिन उपवास करते हैं नवरात्रि में कई लोग, तो जो है कार्बोज पदार्थ जब कम हो जाता है तब जो है ऊर्जा तो प्राप्त होती रहती है। तो ये ऊर्जा स्निग्ध पदार्थों से होती है, जैसे कार्बोज से जो है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही स्निग्ध पदार्थों से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रथिन पदार्थों से भी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन से भी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। बाद में ये क्रेब्स साइकिल जो है वैसे ही चलती रहती है। इसके बाद हम वैज्ञानिक का परिचय देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने जो ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया पढ़ी, ग्लूकोज का विघटन, इस प्रक्रिया की खोज गुप्ताव एम्डेन, ऑटोमे यरहाफ और जैकब पार्नास, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी और उनके सहकर्मियों ये जो है इन्होंने मिलकर की थी। इसलिए उन्होंने इसके लिए जो है उन्होंने स्नायु पर भी प्रयोग किए थे। ये जो ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया जो है इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, गुप्ताव एम्डेन, ऑटोमे यरहाफ और जैकब पार्नास, और इन्होंने जो है इसके लिए स्नायु में प्रयोग किए थे। इसलिए इस ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया को जो है एम्डेन मेयरहाफ पार्नास पाथवे कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो आपको अगर पूछा जा सकता है कभी ईएमपी पाथवे क्या है, तो ईएमपी पाथवे मतलब क्या है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को ही ईएमपी पाथवे कहते हैं, क्योंकि इन 3 वैज्ञानिकों ने एम्डेन, मेयरहाफ और पार्नास, इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है इस प्रक्रिया की खोज की थी, इसलिए इसको एम्डेन, मेयरहाफ, पार्नास पाथवे कहते हैं। इसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ये जो है इसकी खोज जो है सर हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनका जो है फोटो दिखाया गया है यहाँ पर कि इस अभिक्रिया की खोज जो है, इससे संबंधित खोज जो है इन वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए जो है इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। उनके सम्मान में इस चक्र को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं और इसके लिए उन्होंने जो है उनको जो है 1953 का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये जानकारी भी बच्चों आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको बताई। इसके बाद बच्चों
हम कार्बोस पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का ऑक्सीशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया देखेंगे कि इनसे जो है किस तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको शॉर्ट में जो है हम देखेंगे, ये आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। बच्चों देखो, यहाँ पर कार्बोस पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का ऑक्सीशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया। इसमें जो है स्निग्ध पदार्थ है, कार्बोस पदार्थ है, प्रथिन पदार्थ है। यहाँ पर कार्बोस पदार्थ का सबसे पहले जो है क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन। कार्बोस पदार्थ से ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया में पाइरुविक अम्ल तैयार होता है। पाइरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरण होता है। इसी तरह से जो प्रथिन, अगर कार्बोज नहीं मिला शरीर में तो प्रथिन पदार्थ जो होता है इसका अमीनो अम्ल में रूपांतरण होता है। प्रथिन के छोटे अणु अमीनो अम्ल है। यहाँ पर स्निग्ध पदार्थ है तो स्निग्ध पदार्थों का स्निग्ध अम्ल में रूपांतरण होता है। स्निग्ध पदार्थ के छोटे अणु जो है स्निग्ध अम्ल होते हैं। अब इसका भी जो है यहाँ पर जो है एसिटिल कोएंजाइम में ए में रूपांतरण होता है। अमीनो अम्ल का भी एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरण होता है। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है कहाँ आ जाते हैं, तंतु कणिका में आ जाते हैं। यहाँ पर क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया होती है और फिर अंत में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से ये कार्बोस पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का ऑक्सीशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की यह अभिक्रिया है। ये जो है परीक्षा में बच्चों आपको पूछा जाएगा, तालिका पूर्ण करो करके आएगा। ये जो उलट पुलट दिया हुआ रहेगा इसमें, ये जो है ये कहीं दिया रहेगा, यहाँ पर कार्बोस दिया रहेगा मान लो, यहाँ पर जो है प्रथिन दिया रहेगा, यहाँ अमीनो अम्ल दिया रहेगा। तो आपको इसको दुरुस्त करके लिखना है और पूरी जो है तालिका फिर से बनानी है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार बच्चों आज हमारा ऑक्सीशोषण ये कंप्लीट हुआ है और अब अनऑक्सीशोषण जो है हम अगले अनऑक्सीशोषण द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।